नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जेल में जाने का वक्त आ गया है। क्यों बोल रहा हूं? ओ भाई, मोदी जी का काम करने का तरीका होता है, वो पहले छोटे-छोटे चीज़ों को टेस्ट करते हैं। अभी एक तेलंगाना की हाई कोर्ट में एक बीआरएस के एमएलए जिनका नाम रमेश है, इनकी जो जजमेंट आई है इनके खिलाफ कि ये भारत के नागरिक नहीं, किसी और कंट्री के भी नागरिक थे और इन्होंने अपनी वो नागरिकता बताई नहीं। अब इनको जेल भी होने वाली है, फाइन भी लगने वाला है और एमएलए एमपी की सीट से तो ये गई। यानी कि राहुल गांधी का ऊपर भी जो केस चल रहा है, अब वो नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी मेरे से डरते हैं। एक तो ये मामला है कि उन्होंने पहले दिखा दिया कि कोई भी आदमी जिसने गलत तरीके से बताया हो कि वो इंडियन सिटीजन है और वो ना हो या किसी और कंट्री की सिटीजनशिप हो, उसे जेल की जाती है, एमएलए की कुर्सी या एमपी की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, फाइन भी लगेगा। तो ये जो सारे चीजें हैं, डायनामिक्स हैं, ये सामने हमारे आनी शुरू हो गई। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बट क्या राहुल गांधी का मुद्दा हो और सिर्फ एक सिटीजनशिप के लिए हम वीडियो बना दें? ये हो नहीं सकता। चार मुद्दे और हैं। ये सारे जब कंबाइन होंगे, वो आपको बताएगा कि राहुल गांधी के जो दिन हैं, दे आर नंबर्ड। ही इज गोइंग टू गो टू जेल और वहां पर जाकर वो एक ही काम करेगा, चक्की पीसिंग, पीसिंग एंड पीसिंग। तो इसके ऊपर जो खुशखबरी वाली न्यूज है, इसके ऊपर बात करेंगे संजीव मिट्टा जी के साथ, जो कि बड़ी ही खुशी-खुशी से ये वीडियो बनाने के लिए आज एस्ट्रोनॉट के कपड़े डाल के आ गए हैं कि अब वो जैसे कि लगता है रॉकेट में बैठकर आज उड़ने वाले हैं। संजीव जी, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर, ये जो एस्ट्रोनॉट की आपने ड्रेस डाल दी है, मुझे लगता है कि आप जो है राहुल गांधी को उसी रॉकेट में बिठाकर उसे कहीं न कहीं फेंकने वाले हैं और ये जाएगा सीधा तिहाड़ जेल में, जहाँ पर इसकी जो चित्रौल होगी वहाँ पर, ये तो मैं कहता हूँ कि देखने वाली होगी और मैं चाहता हूँ कि उसकी जो लाइव वीडियो है, राहुल गांधी और उसकी फैमिली तिहाड़ जेल में बैठी हो, वो यूट्यूब के ऊपर दिखाई जानी चाहिए 24 घंटे, ताकि हम देख-देख कर ही खुश होते रहें। सुमित जी देखिए कुछ मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक पिछले दिनों में खेला है। जैसे आप न्यूज़ बता रहे थे कि हैदराबाद हैदराबाद के हाई कोर्ट ने वहाँ के एक पॉलिटिशियन को बेसिकली उन्होंने उस बहुत बड़ा फाइन लगाया है और कहा है कि उसको और साथ में उनकी इंडियन सिटीजनशिप भी छीन ली है, रद्द कर दी है। इसलिए क्योंकि वो एक जर्मन जर्मन जर्मनी के सिटीजन ऑलरेडी हैं। और उन्होंने ये बात अपने जो दस्तावेज जमा करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, जो दस्तावेज जमा करते हैं कि इलेक्शन लड़ने से पहले, वो चीज उन्होंने छुपाई थी। तो मगर वो चीज पकड़ी गई। तो दैट मीन्स कि कोई भी इस टाइप का इंडिया के अंदर कोई पॉलिटिशियन अगर है और इस टाइप की चीज छुपा रहा है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसको ना केवल जेल की सजा हो सकती है, उसमें बड़ा मोटा फाइन भी हो सकता है। और इनको साफ बोल दिया गया है कि आपकी इंडियन सिटीजनशिप तो हमने खत्म कर ही दी है, आप ये फाइन फटाफट भरिए। अगर आप फाइन नहीं भरते तो इसकी जगह इसके बदले में आपको जेल की सजा काटनी पड़ेगी। तो करता है, करता ना मरता क्या करता, उसने मजबूरी में उसको अपना फाइन भरा वहां पे। तो अब इससे एक सिंबॉलिक मैसेज जो पूरे इंडिया इंडिया के पॉलिटिकल सर्कल में गया है, मैं तो चाहता हूं कि इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, कि आपको डिक्लेयर करना चाहिए, हर पॉलिटिशियन को डिक्लेयर करना चाहिए कि वो अगर एक से ज्यादा पासपोर्ट होल्ड करते हैं या किसी और कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, अगर वो होल्ड करते हैं तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको किस कंट्री की सिटीजनशिप रखनी है और किसकी नहीं रखनी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का जो पेपर भरने से पहले, नॉमिनेशन का पेपर भरने से पहले, उस इंसान को क्लियरली सामने ओपनली आना चाहिए कि हाँ मैं इंडिया की सिटीजनशिप रखूंगा या दूसरी किसी कंट्री की सिटीजनशिप रखूंगा, जिसके बारे में अभी तक मैंने उल्लेख नहीं करा है, मैंने किसी के बारे में इस बारे में बताया नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो गाज है ये राहुल गांधी के सिर पे मुझे गिरती नजर आ रही है, क्योंकि अभी इन पे कई सारे एलिगेशन लगे कि शायद एक से ज्यादा देश के इनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है और शायद सिटीजनशिप भी है। तो क्या आने वाले दिनों पे ये देशद्रोह का मामला बनेगा? ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये धीरे-धीरे शिकंजा अब मोदी गवर्नमेंट का राहुल गांधी के चारों तरफ ये टाइट होता नज़र आ रहा है हमें। और ये सर, और जी। सुब्रमण्यम स्वामी, आपको भी मालूम है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरी 15 साल से एसोसिएशन रही है उनके साथ। एंड 2008 में ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी
जब मेरी मीटिंग्स होती थी किसी बहुत बड़े एक पॉलिटिकल सर्कल्स के वहां बैठकर, ही टोल्ड मी दैट टाइम आल्सो, नॉट मी बट ऑल ऑफ अस, कि उसके पास उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी फॉरेन नागरिकता के, इवन की जो पासपोर्ट की कॉपी है उनके पास है, वहां पर क्या कुछ ये करता है, कौन सी कंपनियां हैं, उसमें डायरेक्टर है, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है जो उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल की हुई है। और उसके ऑथेंटिसिटी के लिए उन्होंने राहुल गांधी से कोर्ट्स ने आंसर भी मांगा था, लेकिन इसने अभी तक वो आंसर जमा नहीं करवाया है। ना हाँ कर रहा है, ना कर रहा है, यानी कि ही इज नॉट डिनाइंग इट, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। अब देखते हैं हाई कोर्ट वाले क्या करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जो रूलिंग है उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि नो इंडिविजुअल, बेशक वो एमएलए है, एमपी है, बेशक वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनको कभी भी लॉ के ऊपर नहीं माना जाएगा। और ये जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया है हाई कोर्ट ने, ये आगे जाकर राहुल गांधी को धक्के मारकर जेल में भेजने के लिए ये यूज किया जाएगा, और करना भी चाहिए। सुमित जी, मेरा मानना है कि देखिए, कोई भी इंडिया का सिटीजन है, उसको अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रूफ है इंडियन सिटीजन होने के, वो वो एकदम पुख्ता रखने चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए उसे। क्योंकि ये चीज कभी भी उजागर अगर हो गई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास पास में जाके कि भैया आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के भी आप सिटीजन हैं, तो वो बहुत भारी पड़ता है। आपकी आगे आपकी अगली पिछली जो आपकी मेहनत करी होती है कैरियर कैरियर को खड़ा करने के लिए, जो पैसा कमाया होता है या जो समाज में इज्जत इज्जत कमाई होती है, वो तो सब तार तार हो जाती है, एक एक झटके में खत्म हो जाती है। और अब पॉलिटिशियंस की बात अगर राहुल गांधी जी का एग्जांपल ले लें, अगर ये प्रूव हो जाता है आने वाले दिनों में, अगर ये कोर्ट का जो जवाब जो इन्होंने अभी तक दाखिल नहीं करा इसके बारे में, अगर इनसे दाखिल करते हैं, ये उसमें दिखाते हैं कि हाँ जी इनके पास किसी और कंट्री का भी अगर पासपोर्ट है, तो अब तक जितनी भी इलेक्शन इन्होंने इंडिया के अंदर लड़ी है, वो किस बेस पे लड़ी है? दैट मीन्स वो सारी इलीगल थी, देशद्रोह का वो मामला इन पे फिर दर्ज हो जाएगा। और फिर इनकी इज्जत का क्या होगा, इनके पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा, इतने सालों से इन्होंने जो पिछले 20 साल से जो इन्वेस्टमेंट करी है पॉलिटिक्स के अंदर, उसका क्या होगा? तो इस इन इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिटिशियन को या किसी भी आम नागरिक को इस चीज का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मगर इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, और उससे ये बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक इसी वजह से इन्होंने जवाब अभी तक दाखिल नहीं करा है। सर मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम की जो क्लीनिंग है, मोदी जी ने बोला था मैं स्वच्छ भारत करूंगा, और उनकी बातें 2016 में जो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, उसका फायदा हमें आज मिल रहा है कि पूरा भारत वो डीमोनेटाइजेशन के कारण आज डिजिटल हो गया। हर चीज डिजिटल में हो गई है, पेमेंट्स कोई जेब में पैसे रखता ही नहीं है। तो हाँ उन्होंने जी। बोला था स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत कांग्रेस पार्टी मुक्त किए बिना आप कर नहीं सकते। और उसमें सबसे ज्यादा गंद डालने वाली गंदगी फैमिली जो है, इसको जब तक आप अंदर नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम क्लीन इस देश का नहीं हो सकता। यानी कि जो ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये पूरी की पूरी गांधी फैमिली, जो खुद फॉरेन नागरिक है, कोई इटली का है, कोई यूके का है, कोई पता नहीं कहाँ है, क्योंकि पोल डांसर वहां कहाँ गई, क्या कुछ किया, किसी को पता नहीं है। तो इसके कारण मुझे लगता है कि जब तक इन्हें अंदर नहीं किया जाएगा, और हाई कोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया कि दिस इज हाउ यू कैन डू इट, और मोदी जी हैं पहले छोटी जगह पर टेस्ट करते हैं, तेलंगाना के एक एमपी के ऊपर टेस्ट किया है, आगे जाकर इनको भी अंदर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक तो ये मुद्दा हो गया जिसकी खुशी मैं बता नहीं सकता हूं, सोच कर भी खुशी इतनी होती है कि ये गंदगी वाली फैमिली से हमें मुक्ति मिलेगी। बट कहना आसान है, कब होगा ये वक्त बताएगा। दूसरी तरफ आते हैं, एक और मुद्दा है जिसके ऊपर राहुल गांधी बड़ा आजकल हल्ला कर रहे थे। ईवीएम मशीन में धांधली हुई है, तेलंगाना में नहीं हुई क्योंकि वहां जीत गए, लेकिन महाराष्ट्र का जो लॉस है, अरे भाई 6 लाख करोड़ का वहां पे बजट है एक साल का, राहुल गांधी के पैरों के नीचे से वो सारा का सारा 6 लाख करोड़ निकल गया। तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में, तीनों जगह इनकी गवर्नमेंट थी, वहां पर दिवालिया कर दिया है इन दोनों ने स्टेट्स को। अभी महाराष्ट्र में था कि 6 लाख करोड़ आ गए, कितनी ड्रग्स में खा सकता हूँ हर सुबह शाम, कितने खिलौनों से खेल सकता हूँ, तो कितनी पिंग पोंग खेलूंगा, तो वो सारा कुछ इसके जो सपने थे वो धरे के धरे रह गए। अब ईवीएम का रोना था सर, वहां पर भी इसको चपेटे पड़ी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुमीत जी। अभी जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो जितने भी शरद पवार एनसीपी के लोग थे,
आपके कांग्रेस के जो लोग थे या फिर जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के लोग थे, तो उन लोगों ने बढ़-बढ़ के टेलीविजन चैनल्स पे जाके बोला कि हम मान ही नहीं सकते कि रिजल्ट उनके अगेंस्ट जा सकता है, कि बीजेपी जीत सकती है या शिंदे शिंदे इतनी सीट्स निकाल सकता है, या एनसीपी के अजीत पवार इतनी सीट्स निकाल सकते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने उन्होंने अंदर ही अंदर एक आवाज उठानी शुरू की कि जरूर 100% है कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, इनके पास रिमोट था, ये बाहर से रिमोट दबाते थे और सारी वोट इनकी तरफ चली जाती थी, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो इन्होंने तो उस वक्त उसके बाद में देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ने भी छेड़खानी इनसे करने की कोशिश करी कि जो जलेबी वो हरियाणा की जीत के बाद नहीं तल पाए, उन्होंने दिखाया कि वो तीनों लोग जो शिंदे हैं, अजीत पवार है और बीजेपी के फडणवीस है, वो वहां पे कढ़ाई के पास खड़े होकर वहां जलेबी तलते हुए दिखा रहे थे। देखो जी, ये जलेबी जो महाराष्ट्र में तली है, ये इसका स्वाद तो हरियाणा से ज्यादा अच्छा है, ये उससे भी ज्यादा मीठी है। तो क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो उससे उससे ये लोग और भड़क गए कि भैया ये ऐसे कैसे हमारे कांग्रेस बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ईवीएम में ही गड़बड़ी हुई है। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये ऐसा आंकड़ा जमा करा कि देखिए जी, शाम को 6 बजे के बाद से लेकर रात के 11 बजे के बीच इतनी सारी वोट डल गई, तो इतनी सारी वोट कैसे डल सकती है उस दौरान? जबकि असल में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 6:30 बजे वोटिंग बंद होगी तो बंद होगी, या 7 बजे बंद होगी, 8 बजे मैक्सिमम बंद होगी तो बंद होगी। उसके बाद रात के 11 बजे से वापस वोटिंग सेंटर का दरवाजा ताले खोल के कौन अंदर घुसेगा सिक्योरिटी पे लोगों से पंगे लेके उसमें वोट डालने के लिए? ऐसा सिस्टम कभी भी नहीं हुआ, ना आज तक हुआ है। तो इन्होंने मगर लोगों के बीच में गलत बातें फैलाने की कोशिश करी कि नहीं नहीं, रात के 11-12 बजे तक भी वोट चलती रही, इतनी वोट ज्यादा डल नहीं सकती है। तो कुल लगभग लगभग 134 से 135 ईवीएम की काउंटिंग को रिकाउंटिंग करने के लिए इन्होंने बोला। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा बिल्कुल हम रिकाउंटिंग कर देंगे, तो हमें हर हर ईवीएम मशीन के अगेंस्ट इतना पैसा आप मिलकर जमा करा दीजिए। तो इन्होंने कितना कोई 1.5 करोड़ रुपए शायद उसके अगेंस्ट जमा करा 134-35 ईवीएम की रिकाउंटिंग के लिए। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा ईवीएम मशीन पे जिस पे शो मचा रहे थे, तो वो नांदेड़ नांदेड़ की सीट की ईवीएम पे शो मचा रहे थे कि यहाँ वहां पे सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब उसकी इनके सब लोगों को वहां बुला लिया कि आप आ जाइए, हम जो जो से ईवीएम पे नांदेड़ की जिस ईवीएम पे आप हाथ रखेंगे, हम वही ईवीएम पे आपके सामने खोल देंगे। इन्होंने ईवीएम खोली, उसकी वोटिंग काउंट करी, और उसके साथ जो वीवीपैट जो स्लिप निकलती है, जो रसीदें निकलती है, उसको मैच कर रहा था, उसमें एक वोट की भी गड़बड़ी नहीं थी। तो और ये एनसीपी वाले और ये शिंदे ये क्या कह रहे थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि अगर एक भी वोट की गलती निकली तो हम मानेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। मगर एक भी वोट की गलती नहीं निकली, वो उस चीज को प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने बोला जी आप बताइए आप कौन सी ईवीएम मशीन पे आप रखते हैं? उन्होंने दूसरी ईवीएम मशीन, फिर तीसरी मशीन, ऐसे 5-7 ईवीएम मशीन खुलवा ली और उनकी रिकॉर्डिंग करी और वीवीपैट रिसीट्स के साथ उनको उनको टैली करा, तो एक वोट की भी गलती नहीं निकल पाई। तो वैसे भी जो हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने उनको ऑलरेडी फटकार लगा चुके थे। तो उनका यही कहना था कि इनको कि भैया जिस जिस स्टेट में आप जीतते हो वहां पे तो ईवीएम ठीक चलती है, जिस स्टेट में हारते हो वहां रोना शुरू कर देते हो कि ईवीएम ने गड़बड़ी करी है। तो इनको दोहरी मार पड़ी, एक तो कोर्ट ने भी मार इनको 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 समझो कि भिगो भिगो के थप्पड़ मारे, और दूसरी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन कमीशन ने इनको प्रूव करके दिखा दिया कि आपकी जितनी भी बातें हैं ईवीएम के बारे में, उसके अंदर 1% भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ रोना धोना आप कहीं और जाके करिए, हमारे सामने मत कीजिए, क्योंकि क्योंकि ईवीएम से इतने सारे इलेक्शंस आप पहले भी जीतते आए हैं, और जिन जिन स्टेटों में जीते हैं पिछले सालों में, तब तो आपने शोर नहीं मचाया, आज कैसे शोर मचा दिया आपने? तो ये रोना धोना तो इनका लग रहा था, ये बेसिकली अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अपनी अपनी कमियों को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि इनका कैंपेन जो था, इनका जो पॉलिसीज थी, और जहाँ जहाँ इनके जो जिन लीडर्स को लेकर पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके यहाँ कहीं पे कहीं कमी है, तो वो इसका तीकड़ा ईवीएम पे फोड़ रहे थे, ना कि अपना खुद की समीक्षा कर रहे थे। संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि पहले तो इनकी जो नागरिकता है उसके ऊपर सवाल है, लात मार के इनको तिहाड़ में भेजा जाएगा। अब ईवीएम के चक्कर में मुझे लगता है लात मार के भेजने की जरूरत नहीं है, लात तो चलो लगनी है, इनको गधे पे बैठाकर ईवीएम का जो स्यापा है उसमें इनकी ऐसी इनकी बेइज्जती हुई है, ऐसा लगता है कि अब ये गधे पे बैठकर ये तिहाड़ में जाएंगे। लेकिन सर इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर है कि पहले तो ईवीएम के ऊपर किया, मुंह की खाई। अब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया है, इंडी ब्लॉक को
कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अपने ऊपर और राहुल बाबा के ऊपर तो इतना भरोसा है कि उन्होंने उसे बोल दिया तुम लो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए, और वो चले गए हैं राज्यसभा में और फिर लोकसभा में भी जाने वाले हैं। सर, अभी क्या मुंह काला कराएगा राहुल गांधी इसके बाद? सुमीत जी, मगर इस चीज को मुंह काला तो खैर ये तो हो ही रहा है, वो डेली बेसिस पे हो रहा है। मगर इसके इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। देखिए, जिस टाइम पे ये लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब भी हमें उसके इमीडिएटली बाद हमें समझ आ गया था कि डीप स्टेट हमारी कंट्री के अंदर कितनी बुरी तरीके से इन्वॉल्व है। उन्होंने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश करी थी। और टोटल जो यूट्यूबर्स थे उस टाइम पे, जो वो उन्हीं की डीप स्टेट की भाषा ही बोल रहे थे। जितने भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स थे, टीवी चैनल थे, वेस्टर्न लॉबी के, वो सारे उन्हीं की भाषा बोल रहे थे और मोदी गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट कर रहे थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, उसका खामियाजा थोड़ा बहुत मोदी गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है कि लोग उनकी बातों में आ गए और उनकी उसकी वजह से शायद उनको थोड़ी बहुत कम सीटें मिली, मगर उनको गवर्नमेंट बनाने से फिर भी ये रोक नहीं पाए। मगर 99 सीट लेके लोकसभा की उस राहुल गांधी जी ने सोचा कि भैया पता नहीं मैं तो कितना बड़ा बादशाह बन गया हूँ, मैं तो एक सबसे बड़ा लीडर उभर के निकला हूँ। मैंने तो 99 सीट्स निकाली इंडिया के लोकसभा के अंदर, 500 कितने सीट्स की लोकसभा में मैंने 99 सीट निकाली। तो वो उसी को अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे थे कि पता नहीं मैंने शायद गवर्नमेंट बना ली है। फिर उन्होंने कैंपेन चलाई कि मोदी गवर्नमेंट को किस तरीके से गिराया जाए। तो टोटल जो कैंपेन थी, टोटल जो पैसा था, टोटल जो सपोर्ट थी बाहर से निकल रही थी, बारी-बारी बाहर जाते थे दूसरी कंट्री में, वहां से टूल किट सीख के आते थे, उस टूल किट को भी इंडिया में लागू करते थे, वो सारा मुहिम चलती थी। अब जैसे ही यूएस में इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप वहां से जीत के आए, तो इनके पैरों तले वहां से जमीन खिसकनी शुरू हो गई, इन द सेंस कि वो जो नल जो वहां पे था यूएसए में, जो जॉर्ज सोरोस के जरिए थ्रू इनको पैसा आ रहा था, वो नल धीरे धीरे वहां पे बंद होना शुरू हो गया, कसना शुरू हो गया। हो सकता है आने वाले एक आध 2 महीने में एक भी बूंद वहां से निकले ना, उस नल से एक भी बूंद पानी पैसे की निकले ना। अब ये चीज इनको तकलीफ दे रही है। अब तक तो ये यही बोलते रहे, पार्लियामेंट को इसलिए नहीं चलने दिया कि भैया तुम वक्फ बोर्ड का बिल में उसमें तुम गलती से मतलब ले ना हो। तो मोदी गवर्नमेंट को समझ आ गया कि इन्होंने संभल में जो रॉयट्स कराए शायद पूरे देश में आग लगाने की बात करेंगे, इसलिए उन्होंने उठा के वक्फ बोर्ड के बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ में दे दिया कि भैया नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वक्फ बोर्ड का जो बिल का मुद्दा था इनके हाथ से ले लिया मोदी गवर्नमेंट ने। अब मुद्दा रहे तो रहा, तो कौन सा रहा? तो इन्होंने अडानी का मुद्दा उठा लिया कि अडानी को यूएसए में वहां पे गलत प्रैक्टिसेस के बारे में उनकी गवर्नमेंट ने पकड़ा, उनके अगेंस्ट केस है, उनके अरेस्ट वारंट है। वो सारा जो था डीप स्टेट के जरिए मैनेज था, उसके अंदर सच्चाई कोई भी नहीं थी। अडानी के शेयर 2-4 दिन के लिए नीचे गिरे, उसके बाद पहले से भी ज्यादा ऊपर उठ के आज सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाके बैठे, तो उसको जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ उससे डबल फायदा हो गया उसे। तो ये वो बाजी भी इनके हाथ से निकलती नजर आई। फिर इन्होंने मणिपुर की बात उठाई, मणिपुर की बाजी भी इनके हाथ से निकल गई। फिर कोई और बात उठाई, फिर और कोई बात है। बेसिकली इनका मुद्दा ये था कि किसी तरीके से पार्लियामेंट ना चलने दे, तो इनको तंग करे रखे। तो मोदी गवर्नमेंट ने देखा भी अब बहुत हुआ, अब हमें हमें सामने आके इनको इनकी असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अब तक जो जितना भी डीप स्टेट ने इंडिया के अंदर गड़बड़ी करी थी, जितने भी उन्होंने चाहे वो सैन पिट्रोदा, जिसको आप अलग ही नाम से पुकारते हो, जो उसको जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके इनका मिडलमैन का काम खेलता बन के खेलता है, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में सैन पिट्रोदा वो सारी डील्स करवाता है, इनकी कैश की डील्स या मनी की डील जो भी है, इनको टूल किट जो दिलवाता है वहां से, वो सारा वो बेसिकली मिडलमैन का काम वही कर रहा है वहां पे। तो वो जो राहुल गांधी को जो टूल किट दिलवाई थी, वो टूल किट पे भी जान निकलनी शुरू हो गई, बंद हो गई। जब अब ये देखिए कि गवर्नमेंट ने फ्रंट फुट पे आके अब पार्लियामेंट के अंदर पूरा उजागर कर दिया कि इंडिया के अंदर जो भी गड़बड़ी हुई है पिछले जब से ये 2024 की लोकसभा इलेक्शन से पहले से लेके अब तक, जो आपने टूल किट चलाई है, जो पैसा आपके पास आया है, उसमें कहीं ना कहीं पे जितने भी एनजीओ में आप इन्वॉल्व हो, जिसमें आप चेयरपर्सन बने जाए, जैसे जान सकते सोनिया गांधी भी चेयरपर्सन है और एक दो लोग और भी चेयरपर्सन है दूसरी कंट्रीज के, वहां पे जॉर्ज सोरोस की जो ट्रस्ट है उसके अंदर पैसा डालती है। क्यों पैसा डालती है, किस बात के लिए पैसा दे रही है? और जॉर्ज सोरोस ने पहले ही बोल रखा था मैं इंडिया के अंदर कितने बिलियन डॉलर्स में इन्वेस्ट करूंगा यहाँ की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। तो क्या ये वही पैसा है जो आपको मिला है वहां से गवर्नमेंट को गिराने के लिए? तो इन्होंने जब बताया कि आपका ऐसा ऐसा हुआ है, आपने ऐसे ऐसे गलत काम करे इंडिया के अंदर, तो इन्होंने उस चीज को, ये वो चीज इनसे सही नहीं गई।
तो इन्होंने पार्लियामेंट के तो और जोर शोर से शो मचाना शुरू कर दिया। उनकी कोई भी पार्लियामेंटेरियन बीजेपी की तरफ से अगर स्पीच भी दे रहा है, किसी बारे में मुद्दे को उठा के बैठा, तो उसको बोलने ना दिया जाए। मगर इन्होंने भी, बीजेपी की मिनिस्टर्स ने भी ठान लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ठान लिया कि जितना मर्जी इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करे, ये अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। इन्होंने जोर शोर में वहां बोला। अच्छा, जगदीप धनखड़ जी जब बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट को टाइम देते थे बोलने के लिए, तो कांग्रेस वाले को पसंद नहीं आता था। वो कहते थे ऐसे कैसे कि ये उसको टाइम दे रहे, हमें नहीं दे रहे। फिर तुम्हें टाइम देते तुम मुद्दे पे डिस्कस तो करो, कुछ डिस्कस नहीं करना, शो मचाना है, मतलब सिर्फ एलिगेशन लगानी है, उसको प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करना। तो उन्होंने देखा जी ये जॉर्ज सोरोस का मुद्दा इतना ज्यादा उठ रहा है, हम बैकफुट पे आ गए हैं, तो ऐसा करते हैं जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं। अरे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ले आओ, उसको उसको लागू तो करो नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तुम्हारे पास नंबर्स ही नहीं है, तुम्हारी अपनी पार्टी के लोग तुम्हें पीछा छोड़ गए। तुम्हें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने साफ बोल दिया कि हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऑलरेडी तो पहले भी सीटें कम थी, उसमें ये सीटें और हाथ से निकल गई नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके करो क्या? फिर ये कहते हैं नहीं जी नहीं जी। जब इन्होंने देखा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की सपोर्ट इनके पास नहीं है, इन्होंने कहा जी हमने तो सिंबॉलिक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे। अरे सिंबॉलिक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, हमें भी तो समझाओ। तो बेसिकली बेसिकली ये सुनील जी, इसके पीछे मुद्दा सिर्फ इतना ही था कि भैया किसी भी तरीके से धनखड़ को ये प्रेशर डालने, जगदीप धनखड़ जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी है, प्रेसिडेंट साहब है जो, और पार्लियामेंट के स्पोक्स पर्सन भी है, चेयरमैन भी, तो उन्होंने उन पे प्रेशर इसीलिए डालने की कोशिश करी कि भैया प्लीज आप अंदर ही अंदर, मतलब जैसे एक बात दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जॉर्ज सोरोस वाला मुद्दा मत उठाओ, इसके लिए टाइमिंग मत दो, इसके लिए इस मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पे बातचीत ना हो पाए, तो वो इसलिए उस पे प्रेशर डालने की कोशिश करते। जगदीप धनखड़ जी ने चलिए, एक कदम और आगे बढ़ लिए सुमीत जी। उन्होंने बाहर में जाके स्पीच दे दी इसके बारे में, पार्लियामेंट में स्पीच दे दी कि इंडिया के अगेंस्ट वाकई में लोगों ने गद्दारी का काम करा है, इनके गलत काम करने का काम करा। उससे ये कांग्रेस पार्टी की जो थोड़ी बड़ी साख थी वो भी खत्म होगी। वो आज की डेट में टोटली एक्सपोज हो गए। उनके खुद के पार्टी के जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो आज की डेट में इनका साथ छोड़ गए। वो चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी एज एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के आए। वो आपस में सांठ-गांठ कर रहे हैं कि किस तरीके से हम 4-5 सब बाकी की 5-6 पार्टियां मिल जाए और राहुल गांधी को लीडर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन से हटा के हम अपना अपना कैंडिडेट वहां पे सामने खड़ा करते। तो इसमें ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर लेके आ रहे हैं आज की डेट में वो, कि ममता बनर्जी हमारी बिल्कुल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, हमारा तो मकसद था सिर्फ एक सिंबॉलिक हम लेके आने वाले थे, जो कि बड़ी अजीब-सी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कहता हूँ कि लात मारकर तो राहुल गांधी को जेल में भेजना ही है, लेकिन गधे के ऊपर बैठकर और उसके बाद इसका मुंह काला करके वो इसको भेजना चाहिए। चलिए, ये भी बोल देते हैं कि ये जो बातें हमने अभी बोली है कि इसको गधे पे बैठाकर मुंह काला कर कर इसे जेल में भेजना चाहिए, ये भी सिंबॉलिक था। और जो इसके प्रेम में सुप्रीम कोर्ट के हमारे बिके हुए जजेस हैं, जो अभी सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे हमारे राहुल के अगेंस्ट सुमित जैन और संजीव मिश्रा जी ने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी। तो मेरा उनके लिए भी आंसर है, इट वाज जस्ट बैड इन टेस्ट, गो एंड लिक इट। थैंक यू सर। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।